जी, हम इस पे पहुंचे थे 3/6 पे। इसको काफी एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज जी प्लीज आप 3/7। करें, क्योंकि वैसे आप सही कह रहे हैं कि रेसिप्रो इसको अगर वैसे डिस्कस नहीं करते तो उसकी ट्रांसलेशन करके इसको समझना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली इसकी ट्रांसलेशन करके इवन आप उर्दू भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लॉज इस तरह सही से कह रहे हैं। टेढ़ा सा मैंने क्लॉज है। उसको खुद पढ़ने की समझने की कोशिश की तो आधा समझ में आया था, आधी बात समझ में नहीं आई थी इसके, ऐसे ही था बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, तभी इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, वरना खुद से पढ़ के तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आगे चलते हैं 3/7। रेसिप्रोकल पोजीशन स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्फ। अब सर्फ की बात कर रहा है बे। सर्फ की आपको याद हो, हमने ट्रेडिंग इन करेंसीज पढ़ा था। तो उसमें ये था कि जो कब्जा है ये मतलब जो काउंटर वैल्यूज है, यानी कि एक तो उसकी प्राइस होगी और एक उसका सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी समन और मुसमन। शरीर तौर पर कहते हैं समन और मबी। समन मतलब जो प्राइस है और मबी मतलब सब्जेक्ट मैटर। दोनों का पोजीशन उसी मजलिस में ही लिया जाएगा। दोनों के सेपरेट होने से पहले पहले जो सेलर है बायर है, उन दोनों के सेपरेट होने से पहले पहले पोजीशन लिया जाएगा। तो वो उसी की बात कर रहा है। और इसमें जो डिलीवरी है वो यदन यदन बियदी, कि यानी हाथ के हाथ लिया जाएगा, फॉरन स्पॉट बेसिस पे होगा। इस पर हम स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं बाकायदा से। तो अगेन इसको भी हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आपको मालूम ही होगी ये चीज। अगले उस पर चलते हैं कि एक्सपेंसेस की क्या पोजीशन है। पोजीशन में एक्सपेंसेस का क्या हुक्म है, यानी किन चीजों का एक्सपेंस किस पे होगा, ये उन्होंने बताया। तो पहला क्लॉज है, फॉर ऑब्लिक 1, एक्सपेंसेस ऑफ पोजीशन इन फाइनेंशियल कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी पोजीशन इन केस ऑफ उकूद मुआवजा। यानी फाइनेंशियल कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि मुआवजा जिन पर होता है, जिन पे आप कोई फाइनेंशियली दोनों तरफ से कोई ना कोई वो ऑब्लिगेशन होती है। तो इसमें ये कह रहे हैं द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग द सोल्ड कमोडिटी फॉर प्रेजेंटिंग इट इफ इट इज एब्सेंट, फॉर ascertaining it through one of the customary units where there entails a claim for ascertainment like wages of employer, measuring counting responsibility of the seller। मतलब वो ये कह रहा है कि जो डिलीवरी, जो सोल्ड गुड्स की डिलीवरी है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सेलर की जिम्मेदारी है। ये अकली सी बात है कि जब आप कोई चीज वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो एक बंदा बेच रहा है, तो उसको मेजर करने के, उसको पोजीशन में देने के, अगर उसके पास वो चीज मौजूद नहीं है तो कहीं बाहर से लेके आने में, डिलीवरी देने में जितने भी अखराजात हैं वो सेलर की जिम्मेदारी है। ठीक है। एज फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्राइस, प्राइस को डिलीवर करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, इफ एनी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। जो प्राइस की डिलीवरी में जो एक्सपेंसेस होंगे वो बायर की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्राइस उसके अकाउंट में डालना पड़ रहा है और उसके अकाउंट में डालने से कोई चार्जेस कट रहे हैं, तो ये चार्जेस बेसिकली आप जिम्मेदार हैं। आप उसको सेलर को नहीं कह सकते कि भाई मैंने मुझे पैसे देने पड़े तो तुम इसके चार्जेस तुम मुझे अलग से दे दो, या मैं प्राइस में से डिडक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो जो बायर है वो उसके लिए बेसिकली जिम्मेदार है। जो डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी से रिलेटेड, वो सेलर की जिम्मेदारी है। जो प्राइस से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं वो बेसिकली बायर की जिम्मेदारी है, अनलेस देयर इज अ स्टिपुलेशन और कस्टमरी प्रैक्टिस टू द कॉन्ट्ररी। या तो ये हो सकता है कि इसके बरक्स किसी आपने एग्रीमेंट में लिखा हो, एग्रीमेंट में आप दोनों ने तय किया हो कि भाई ये एक्सपेंसेस हम आपस में कर लेंगे, या ये वाले एक्सपेंसेस तुम दे देना, तो फिर तो इसकी इजाजत है। या ये कि आपकी समझ लें कि आपके यहाँ उर्फ में उमूमन इस तरह से होता है, तो फिर उसका भी इतलाक किया जाएगा। मगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर ऑब्वियसली सेलर के ऊपर होगी तमाम एक्सपेंसेस गुड्स की डिलीवरी के, और प्राइस की डिलीवरी के जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो बायर पे होंगे। अगले क्लॉज में देखते हैं द एक्सपेंसेस ऑफ कन्वेंसिंग, विटनेसिंग, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स that record a sale and the formalities of registration are borne as stipulated by the parties to the contract। यानी कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उसके लिए मतलब इनको, इनकी तौसीक के लिए या इनको समझने, ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, आपको लिखना है उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए, या फिर आपको विटनेसेस की जरूरत है।
या फिर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है तैयार करने के अखराजात हैं, कागजात की जरूरत है, तो इन सब चीजों में इनको इस काम के लिए इन तमाम उमूर के लिए जितने भी अखराजात हैं, प्लस ये कि जो रजिस्ट्रेशन के भी अखराजात हों, वो बेसिकली आर दैट आर बॉन्ड एज स्टिपुलेटेड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से बयान किया गया है उस तरह से इनके अखराजात लिए जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ये सेलर करेगा तो सेलर के ऊपर जिम्मेदारी है, और अगर इनके ऊपर ये लिखा है कि बायर करेगा तो बायर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी, देयर इज नो सच स्टिपुलेशन ऑन देयर पार्ट, कस्टमरी प्रैक्टिस इज रिलाइड अपॉन। अगर आपने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी दस्तावेजात में या उस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर उस सूरत में जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, जो उर्फ है, उसका इतलाक इस पर किया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगले क्लॉज पे चलते हैं। वेयर इट इज स्टिपुलेटेड बाय द बायर फॉर द सेलर दैट द सोल्ड कमोडिटी बी डिलीवर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। बायर ने शर्त रखी है कि ये चीज मुझे एक खास जगह पे चाहिए, जिस जगह पर मैं खरीद रहा हूँ उस जगह पे नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे, फर्ज करें, मुझे घर पे चाहिए, अदर देन द वन वेयर इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस जगह पर नहीं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लोग खड़े हैं, किसी और जगह पे वो माल की डिलीवरी मंगवा रहा है। एंड दैट इट बी डिलीवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द सेलर। और ये कह रहे हैं कि सेलर अपने खर्चे पर मेरे घर पे पहुंचाएगा। The seller is bound to deliver it at the specified place, and the expenses of transporting it to such place will be borne by the seller। अगर आपने ये शर्त रखी थी कि सेलर ही पहुंचाएगा, तो उसको पहुंचाने के तमाम अखराजात सेलर की जिम्मेदारी होती है। आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर ये इस तरह की ऑफर्स आपको मिलती हैं कि आप ये खरीदें, आपके घर पे डिलीवरी फ्री है। अभी कुछ अर्सा पहले आई थिंक मेट्रो पे था या कारफोर पे था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक जगह पर ये था कि अगर आप उनके उनसे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस खरीदते हैं तो वो आपके घर पे फ्री में पहुंचाते थे। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि जिसमें सेलर ये कह रहा है कि आपके घर पे पहुंचाने के अखराजात मैं बेयर करूंगा, या आप कह रहे हैं उसको और वो एग्री कर रहा है, तो फिर उस सूरत में सेलर पर होंगे। अगर ऐसी कोई सूरत नहीं है तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है या पहले से तय कर ली है, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी है कि वो ये चीज आपके घर पे पहुंचाए। ठीक है। वरना उसूल क्या कहता है? उसूल ये कहता है कि आपको डिलीवरी इसी जगह पे दी जाएगी जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी फरमाइश है कि आपको किसी और जगह पे पहुंचाई जाए, तो उसूलन आपको बेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आपने, सेलर ने ये चीज खुद अपने ऊपर ले ली या आपने डिमांड किया, उसने कबूल कर ली, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। अगला क्लॉज देखते हैं। द रूल्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ पोजीशन एक्सप्लेन्ड इन आइटम 1, 2, 3 अप्लाई टू ऑल फाइनेंशियल कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो जितने भी रूल्स इन्होंने, 3 रूल्स इन्होंने बयान किए, कह रहे हैं कि तमाम उकूद मुआवजा पर इसका इतलाक किया जाएगा, जैसा कि सलम में किया जाएगा, इस्तिस्ना में किया जाएगा, मुराबा में किया जाएगा, मुसावमा में किया जाएगा। आप नाम ले ले, कोई भी उकूद मुआवजा हो, सब में ये रूल अप्लाई। अकॉर्डिंगली द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग द सलम कमोडिटी विल बी बोर्न बाय द सेलर। जो सलम की कमोडिटी है वो बेसिकली सेलर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी उसकी डिलीवरी दे। द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग द कैपिटल, यानी कि जो प्राइस है उसकी, जो कैपिटल रासल माल है, वो रब्बुस सलम की जिम्मेदारी है, जो कि बायर है। जो बायर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी प्राइस अदा करे। द एक्सपेंसेस ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ द लीज प्रॉपर्टी विल बी बोर्न बाय द लेसोर। पोजीशन देने के जितने भी अखराजात हैं वो लेसोर की जिम्मेदारी है, कि आप पोजीशन उसको दे रहे हैं, तो पोजीशन देने के लिए जितने भी अखराजात आएंगे वो लेसोर की जिम्मेदारी होगी। द एक्सपेंसेस फॉर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द लीज वैल्यू। लीज वैल्यू से मुराद क्या है? रेंट। रेंटल देने की जो अखराजात अगर होते हैं कुछ भी, तो वो उसकी लेसी की जिम्मेदारी है, किराएदार की जिम्मेदारी है। एंड द एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना विल बी बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियसली इसी का कयास आप करते चले जाए, इस्तिस्ना में सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है क्योंकि वो सेलर है, while the expenses for the delivery of the price shall be borne by the order। In all these expenses, if there is a customary practice or stipulation to the contrary, then such practice और स्टिपुलेशन शेल बी ऑब्जर्व। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कोई चीज लिखी हुई है, या फिर कोई आपका कस्टमरी प्रैक्टिस है, उर्फ में कोई और उसूल राइज है, तो फिर उसका उसकी पाबंदी फिर लाजिम होगी। अगला देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ पोजीशन ही जारी है। 4/2 एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इन अ लोन।
4/1 था उकूद मुआवजा, मुआवजात में से मैं एक्सपेंसेस की क्या अहकामात हैं। यहाँ पर जो उकूद गैर मुआवजा जैसे कर्ज है उसकी ये बात कर रहा है कि उसमें क्या उसकी डिलीवरी के एक्सपेंसेस किस पर होंगे। तो पहली क्लॉज में कहता था एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी एंड रिकवरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लोन एक्सपेंसेस दैट परटेन टू इट्स ascertainment through one of the customary units of measures and the like shall be borne by the borrower। यह मामला थोड़ा डिफरेंट है। वो कह रहा है कि कर्ज में जो चीज कर्ज पे ली जा रही है उसको तहवील देने की जो अखराजात होंगे वो बोरोवर की जिम्मेदारी है जो कर्ज ले रहा है, कर्ज देने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप देखें तो पीछे उकूद मुआवजात में से क्या बात की गई थी कि कर्ज या जो सब्जेक्ट मैटर है वो देने की जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की है। यहाँ कर्ज का जो प्रिंसिपल है वो देने की जिम्मेदारी लेंडर की नहीं है बल्कि बोरोवर की है जो कि कर्ज ले रहा है। इसके पीछे शरई बुनियाद है, इसके पीछे एक शरई तौर पर एक रीजन है। वो रीजन ये है कि चूंकि कर्ज एक एहसान का मामला है, कर्ज में आप जो कर्ज देने वाला है वो एहसान करके कर्ज लेने वाले को दे रहा है, कर्जा दे रहा है, अपनी जरूरियात में से काट कर उसको कुछ अमाउंट दे रहा है। तो आप एक तो वो एहसान कर रहा है, ऊपर से आप उसके ऊपर अखराजात भी डाल रहे हैं, तो फिर ये मुनसिफाना बात नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप उसके साथ डबल मीनिंग कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि भाई एक तो तुम मुझे एहसान भी करो, मुझे कर्जा भी दो, ऊपर से तुम अखराजात भी जो मुझे देने के आ रहे हैं, मसलन मुझे कर्जा चाहिए और मुझे कैश चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे घर पे आके देना है, लेकिन देने के जो तुम्हें अखराजात होंगे ना वो तुम बर्दाश्त करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो भाई ये तो बिल्कुल गैर मुनसफाना बात होगी। तो शरई तौर पर उस पर जिम्मेदारी नहीं है, आप पर जिम्मेदारी है। अगर आप उस कैश को अपने पास मंगवा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आने जाने का किराया आप दें, ताकि उसको पोजीशन में जो पोजीशन देने में जो अखराजात पड़ रहे हैं वो उसको ना पड़े, आपको पड़े। तो चूंकि वो एहसान कर रहा है, मोहसिन है, और मोहसिन पर कोई आप ऑब्लिगेशन डाल नहीं सकते। जिसने आप पर एहसान किया है आप उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड जो कि एहसान देने से रिलेटेड है, तो इसकी इजाजत नहीं। द एक्सपेंसेस अगली उसमें क्लॉज में देखें, द एक्सपेंसेस फॉर द ड्राइंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रॉमिसरी नोट टाइटल डीड्स एंड द लाइक दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग अ लोन कॉन्ट्रैक्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन शैल बी बोर्न बाय द बोरोवर। मतलब अगर इससे रिलेटेड कर्ज से रिलेटेड जितने भी अखराजात हैं, इस पर कुरान की आयत भी है, मेरे ख्याल से बहुत वाज़ेह कुरान की आयत है जिसमें ये कहा गया कि जो कर्ज देने के अखराजात हैं वो जो कर्ज लेने वाला है वो अदा करेगा। वो कर्ज देने वाला उसको अदा नहीं करेगा, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हैं, प्रोमिसरी नोट है, टाइटल डीड्स है, तो ये उसके ऊपर नहीं है, उसकी ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड नंबर 19 लोन का है। तो फिर इंशाल्लाह उसको देखेंगे। 4/3 वो बात कर रहा है उन पोजीशन में, उस डिलीवरी और पोजीशन में जो कि आप डिपॉजिट यानी वदिया की सूरत में लेते हैं। वदिया मतलब वो चीज जो अमानत के लिए दी जाती है, वदिया। तो उसको कहते हैं वदिया। अब उर्दू में भी आप कहते हैं वदियत करना, उर्दू में ये लफ्ज अमूमन राइज है। तो वैसे ये उर्दू में उन मानों में नहीं है, लेकिन अरबी में ये अमानतन कोई चीज किसी की तहवील में देना फॉर सेफ कीपिंग, उसको कहते हैं वदिया। तो ये कह रहे हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट से मुराद ये अमानतन वदिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। कल को एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट लिखा गया हो, तो डिपॉजिट से मुराद है बैंक डिपॉजिट मत समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट से मतलब जो वदिया का कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि जो डिपॉजिट करने आपने किसी को अमानतन पैसे देने, तो उसको देने और निकालने के जो अखराजात हैं वो डिपॉजिटर पे होंगे जो अमानत दे रहा है। जो अमानत ले रहे हैं उसके ऊपर नहीं जाएगा। वही उसूल जो कि हमने पीछे कर्ज में बयान किया था वही उसूल यहाँ पर भी लागू होगा। अच्छा, अब जदीद तदबीकात पे आते हैं। तीन इसकी तदबीकात इन्होंने बयान की है, उनको देखते हैं कि मॉडर्न दौर में इसकी क्या तदबीकात हो सकती हैं। तो पहला है, पोजीशन बाय द बेनिफिशियरी ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट और पर्सनल चेक इज डीम्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द ड्रॉई बैंक। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी बैंक ड्राफ्ट के बेनिफिशियरी
कोई बेनिफिशियरी यानी बैंक ड्राफ्ट जिसके नाम पे है या पर्सनल चेक जिसके नाम पे है, वो उस पर पोजेशन ले लेता है, उसको दे दिया जाता है, तो ये गोया आपने उस अमाउंट की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दे दी। मिसाल के तौर पे अगर अदनान ने खुर्रम को पे करना है, तो अदनान ने खुर्रम को पे करने के लिए एक पे ऑर्डर बनवाया और खुर्रम को दे दिया। अभी कैश उसके हाथ में नहीं दिया, अभी पे ऑर्डर दिया है, ये ड्राफ्ट दिया है, ये पर्सनल चेक दे दिया उसके हाथ में। तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझी जाएगी उस प्राइस की जो कि अदनान ने उसको पे करना है, खुर्रम को पे करना है। खुर्रम भाई चले गए मेरे ख्याल से। दिस इज डीम्ड पोजीशन ऑफ द पेबल अमाउंट इवन दो देयर इज डिले इन द पेमेंट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। इसको पोजीशन समझा जाएगा उस पेमेंट का। मसलन आपने अगर अदनान ने खुर्रम का कर्जा लौटाना है, तो जैसे ही पे ऑर्डर दे दिया, तो मतलब वो अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए, चाहे इसको अब इनकैश कराने में टाइम क्यों ना लगे। अब जाहिर है इसको खुर्रम अपने जाके अकाउंट में डालेगा और वहां से पेमेंट आएगी, क्लियरिंग वाले मतलब 2 दिन लग जाएंगे, तो भले 2 दिन क्यों ना लगे, उसको जैसे ही पे ऑर्डर दे दिया गया, तो गोया उस अमाउंट की पोजीशन दे दी गई। कीपिंग इन व्यू व्हाट इज लेड डाउन इन द शरिया स्टैंडर्ड नंबर 1 ऑन ट्रेडिंग इन करेंसीज, हमने पढ़ लिया था, उसी का हवाला आ रहा है। और दूसरा हवाला ये दे रहे हैं स्टैंडर्ड नंबर 12 का ऑन कमर्शियल पेपर। ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। कमर्शियल पेपर मैंने कल गालिबन ये डिस्कस किया था। कमर्शियल पेपर जैसे चेक्स हो गए, प्रोमिसरी नोट हो गए, उसकी हमने बात की थी थोड़ी बहुत। इसके लिए बिल्कुल एक अलग से स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड नंबर 12, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगले क्लॉज में कहते हैं पेमेंट्स ऑफ अ क्रेडिट कार्ड डीम आर डीम्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ सच पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड में भी ये होता है कि जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं मर्चेंट के पास जाते हैं और उसको क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो क्रेडिट कार्ड वो स्वाइप करता है, उससे रसीदें निकलती है, एक रसीद अपने पास रखता है, एक रसीद आपको देता है। तो बेसिकली उसके पास अभी पेमेंट नहीं पहुंची होती, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया और उसके बाद रसीद आ गई, तो गोया आपने पेमेंट उसको कर दी, ये आपने पोजीशन दे दिया उसको। अब मर्चेंट जाके क्लेम करेगा अपने बैंक से और उसको आने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन स्टिल ये उसकी तरफ से, आपकी तरफ से कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझा जाएगा कि आपने उन पेमेंट की पोजीशन इसको दे दी। जरूरी नहीं कि हार्ड कैश ही उसके हाथ में दिया जाए, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होगी। हालांकि क्रेडिट कार्ड में पेमेंट 2-3 दिन बाद, डेबिट कार्ड में तो चले फिर भी फौरन आपके अकाउंट से डेबिट होके उसके पास चला जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो ये सहूलत भी आपके पास नहीं है। अगले क्लॉज में देखते हैं अ डिपॉजिट बाय अ पर्सन ऑफ एन अमाउंट इन अ बैंक अकाउंट मेंटेन फॉर अ डेटर अपॉन हिज डिमांड और विद हिज कंसेंट इज डीम्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। वो ये कह रहा है कि अगर आपने किसी बंदे के अकाउंट में पैसे डाल दिए और आपने बेसिकली उसको कर्ज की अदायगी करनी थी, उसने खुद कहा कि मेरे फला अकाउंट में डाल दो, तो आपने जैसे ही उसके अकाउंट में डाल दिया, तो गोया आपने कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसको दे दी। हालांकि अकाउंट में डालने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके हाथ में कैश दिया, उसके अकाउंट में है, यानी उसका जो बैंक के पास अकाउंट पड़ा है, बेसिकली तो पोजीशन तो बैंक की आनी चाहिए थी, क्योंकि बैंक के पास वो पैसे जा रहे हैं और बैंक उसको कर्ज के तौर पे ट्रीट करता है अगर करंट है, और आगे अपने उसमें मसारिफ में इस्तेमाल करता है उसको। अगर सेविंग है तब भी वो उसको आगे अपने मसारिफ में या मुजारिबा के मसारिफ में इस्तेमाल करता है। तो दिया नहीं है उसने आपको, लेकिन आपके अकाउंट में दिए, तो गोया ये ऐसे ही है जैसे कि आपको दिया है, इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझा जाएगा। is deemed constructive possession irrespective of the deposit being by way of cash, चाहे आपने उसके अकाउंट में कैश डाला हो या बाय इंडोर्समेंट, या आपने बिल ऑफ लीडिंग थी, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि आपने इसके नाम पे इंडोर्स किया, चाहे वो उस सूरत में हो, और बाय चेक ड्रॉन अपॉन अ बैंक, चाहे आपने उस बैंक के नाम पे कोई चेक ड्रॉ किया विद विच एन अकाउंट इज मेंटेन, और आप जिसमें आपका कोई अकाउंट मेंटेन था, यानी कि आपने उसके अकाउंट में अपने अकाउंट का चेक डाल दिया। ठीक है, ये भी तो होता है कि आप किसी के अकाउंट में अपना चेक भी डाल सकते हैं, तो वो जाएगा क्लियरिंग में और आएगा, तो वो कह रहा है कि ये सब कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझी जाएंगी। एंड द डिपॉजिटर इज एब्सॉल्व्ड ऑफ लायबिलिटी व्हेन ही इज इंडेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट। तो वो जो डिपॉजिटर है, उसकी लायबिलिटी जो अदायगी थी, कर्ज की अदायगी थी, वो अदायगी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी जैसे ही वो उसमें अपना अकाउंट अकाउंट में पैसे डाले। जजाकल्ला, स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। कोई सवाल है तो पूछें। बिल्कुल सर मैडम। वैसे जो इस पूरे स्टैंडर्ड में जो हमने
पढ़ा है और पोजीशन की बात की है, तो उसका मयार तो जो बेसिकली नजर आ रहा है वो तो उर्फ ही नजर आ रहा है कि हाँ, उर्फ में ये होता है कि अगर आपका चेक चला गया तो पोजीशन उसकी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसमें स्टैंडर्ड भी बार बार ये कह रहा है कि हर चीज में उर्फ को देखा जाएगा, और उर्फ को इसलिए देखा जाएगा कि शरीयत ने इनके कोई खास अहकामात बताए नहीं है। शरीयत ने फकत ये तो बताया कि पोजीशन लेना जरूरी है, और पोजीशन लेना इस तरह से कि तसर्रुफ का इख्तियार दे देना उस चीज में। अब तसर्रुफ का इख्तियार एक सब्जेक्टिव मैटर है ना, तसर्रुफ के इख्तियार से क्या मुराद है। और ये थिंग्स टू थिंग्स, सोसाइटी टू सोसाइटी, कस्टम टू कस्टम, नॉर्म्स टू नॉर्म्स वेरी कर सकता है। जी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब कल सैटरडे इंशाल्लाह कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे हमारा आराम का दिन है। फिर जी संडे इंशाल्लाह हमारा फिजिकल सेशन होगा जी इंस्टीट्यूट में। तो आप सब लोग जरूर आइएगा। जी जरूर। ठीक है। जी ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सर,